हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का कवर अप करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो दिए हुए स्टेटमेंट से, तो वो आपको उसका रीजन बताना है। तो अभी अग्री डिसअग्री हम अपनी मर्जी से तो नहीं करते हैं, राइट। हमने कंटेंट पढ़े हैं, डिमांड एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो टॉपिक अगर रिलेट करते हैं पर्टिकुलर चैप्टर से तो ही हम अग्री या डिसअग्री का स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाले, फिर उसको हमको जस्टिफाई भी करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट में डिमांड कर्व है ना, वो स्लोप करती है, डाउनवर्ड में स्लोप करती है। अभी ये जो है ना पर्टिकुलर ये है ना, आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया गया है, फिर भी मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे देती हूँ। इसका रीजन है, मान लीजिए आपके यूनिट टेस्ट में या मान लीजिए आपके जो वाइवा होंगे, ओरल होंगे, तो आपको अगर टीचर इससे रिलेटेड कुछ पूछती है, राइट, तो तभी आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं है ना पोर्शन जितना भी पॉसिबल है वो सारा ही कवर अप कराने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ पे ये आप लोगों को रिटर्न बोर्ड एग्जाम में, मतलब एज पर द बोर्ड का जो सिलेबस कट डाउन हुआ है उसमें ये आप लोगों को नहीं है। लेकिन प्रीवियस एग्जाम्स में, मतलब प्रीवियस जो भले हमारा सिलेबस चेंज हुआ है लेकिन पूरे कंटेंट्स तो चेंज नहीं हुए हैं। प्रीवियस इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार है ना बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है। तो ये अगर टीचर को चाहिए तो टीचर इसको है ना आपके वाइवा वगैरह के लिए पूछ सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या देना होगा, ये यस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट। हम अग्री करते हैं ये स्टेटमेंट से, ये सही बात है कि है ना डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड करती है लेफ्ट से राइट में। तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शन, क्योंकि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शन ने ही लॉ ऑफ डिमांड इसको स्टेटमेंट ऑफ लॉ उन्होंने ही दिया था, राइट। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी के सारे थिंग्स है ना वो इक्वल रहेंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे। एज प्राइस फॉल्स डिमांड टेंड्स टू राइज, कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एंड एज प्राइस राइजेस, जैसे ही है ना प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, डिमांड गिर जाती है। सो दिस स्टेटमेंट ये वाले स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द डायग्राम ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। तो ये जो डायग्राम है, यहाँ पर क्यू क्या है, क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फ्रॉम द अबव डायग्राम हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ओ, ये इसको यहाँ पे ओरिजिन के लिए हम ओ यूज कर लेते हैं। ओ से लेकर पी, ओ से ओ पी टू, यहाँ पे ओ पी, ये ओ पी यहाँ तक ओ पी का है, ओ पी टू, फिर ओ पी टू डिमांड फॉल्स। तो उस केस में क्या होती है, जब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम हो जाती है, फॉल करती है। डिमांड फॉल्स फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू टू पे आ जाती है। सिमिलरली जब प्राइस फॉल होते हैं, मतलब जब प्राइस, मतलब ओ पी टू ओ पी वन जब प्राइस आता है तो जो डिमांड है वो राइज करती है, डिमांड इंक्रीज होती है। दैट इज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू टू ओ क्यू वन, तो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। सो डिमांड कर्व दैट इज डी डी, ये जो डिमांड कर्व है डी डी वो इंडिकेट करता है द इनवर्स रिलेशनशिप, वो इनवर्स रिलेशनशिप को, अपोजिट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप को वो इंडिकेट करता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का वो इनवर्स रिलेशनशिप को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। नाउ यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी
income effect, substitution effect, then multipurpose uses, new consumers, etc. are the reason. ये भी reasons है for demand curve sloping downward, की demand curve है ना slope downward करती है. Diminishing marginal utility हमने ना utility सेकेंड चैप्टर में बहुत अच्छे से स्टडी किया है. इनकम इफेक्ट, किसी की है ना इनकम कम ज़्यादा होना, बंदे की सैलरी कम ज़्यादा होना, उसका इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, चाय पत्ती के भाव बढ़ गए तो कॉफ़ी ले लेंगे ना फिर बढ़े हुए भाव में, चाय पत्ती क्यों खरीदेंगे. मल्टीपर्पज़ यूजेस वाली कमोडिटी हो गई, नए कंज्यूमर्स मार्केट में एंटर करते तो उनकी वजह से भी है ना जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट स्लोप डाउन करती है. डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इस तरीके से फिर आपको अपना ये जो आंसर है वो प्रेजेंट करना होगा. यहाँ पे जैसे नहीं है, मुझे पता है ये बोर्ड एग्जाम में नहीं है तो मिस आप क्यों करवा रहे हो, तो वो आपको मेंटेलिटी नहीं रखनी है, वो आपको माइंड में नहीं रखना है. आपको जो हर कंटेंट को पढ़ना है, एक बार तो एटलीस्ट पढ़ना है, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट. तो प्राइस है ये खाली डिटर्मिनेंट है क्या, मतलब ये खाली फैक्टर है क्या डिमांड का, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड नहीं. देयर आर मेनी फैक्टर्स, हमने बहुत सारे फैक्टर्स हमने स्टडी किए. खाली प्राइस है वो डिमांड के को क्या इफेक्ट, उस पर डिमांड पे इफेक्ट नहीं डालता है. खाली प्राइस ही इफेक्ट नहीं डालता है, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे कि इनकम है, सब्सटीट्यूट ऑफ गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया. तो हमको फिर उसी हिसाब से अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है कि नो आई डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से डिसअग्री हूँ. क्यों, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है. रीजंस, प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस, नो डाउट दैट अफेक्ट मार्केट डिमांड. यूजुअली क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस, जो क्वांटिटी मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस. आपको लिखना है मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस. लोअर प्राइसेस पे जो जब रेट कम होते हैं किसी प्रोडक्ट के, जब रेट कम होते हैं तो कम जो क्वांटिटी जो डिमांड करते हैं हम, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो यूजुअली है ना मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस एंड लेस, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस. आपको लिखना होगा एंड लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट मोर प्राइस. तो आप लोगों को इस तरीके से आपको इस पॉइंट को लिखना होगा. तो यहाँ पे तो छोटा सा टाइपिंग एरर आ गया है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नोट डाउन करोगे तो थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देती हूँ. तो यहाँ पे यूजुअली मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट हायर प्राइस. तो इस तरीके से ये प्राइस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन उसके साथ साथ अदर फैक्टर्स है. कौन से है, तो इनकम इज येट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड, जो डिमांड को अफेक्ट करता है. तो इनकम अफेक्ट्स द परचेसिंग पावर. परचेसिंग पावर को ये क्या करता है, मतलब कैपेबिलिटी. परचेसिंग पावर मतलब कैपेबिलिटी होती है कंज्यूमर की किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने की. तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट्स द परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर. इनकम एंड डिमांड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. ये है ना डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली नहीं. भाई इनकम बढ़ेगी तो अपने आप किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी. भाई सैलरी बढ़ गई है तो हम कमोडिटी भी हम खरीद सकते हैं, हमारी डिमांड उसकी भी इंक्रीज हो जाएगी. तो डायरेक्टली रिलेटेड है. नॉर्मली डिमांड राइजेस विद द इंक्रीजिंग इनकम एंड वाइज वर्सा. और अगर इनकम कम होती है, सैलरी कम होती है, तो डिमांड भी किसी कमोडिटी की कम हो जाती है. तो ये तो डायरेक्टली रिलेट करता है, इनडायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, डायरेक्टली रिलेट करता है, जबकि प्राइस इनडायरेक्टली रिलेट करता है. नाउ थर्ड वन इज व्हाट, प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइसेस, तो मार्केट डिमांड ऑल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट्स. इफ सब्सटीट्यूट इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस, अगर आपको सब्सटीट्यूट गुड है वो कम भाव में मिल रहे हैं, तो पीपल डिमांड द सब्सटीट्यूट गुड्स इन ग्रेटर क्वांटिटीज देन द कमोडिटी इन क्वेश्चन. फॉर डिमांडिंग कमोडिटी इन, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, इफ देर इज प्राइस ऑफ टी फॉल्स, अगर है ना चाय पत्ती के भाव अगर गिर जाते हैं, अगर चाय पत्ती के भाव गिर जाते हैं तो फिर कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है. क्योंकि अगर सेम भाव में अगर कॉफ़ी मिल रही है तो बंदा चाय पत्ती का क्या करेगा, वो कॉफ़ी खरीद लेगा ना, वो चाय पत्ती को नहीं खरीदेगा. तो सब्सटीट्यूट गुड्स है वो भी एक इम्पैक्ट डालते हैं डिमांड पे, कमोडिटी
डिमांडेड के लिए वो भी एक मेन फैक्टर होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी क्या होता है, मेन फैक्टर होता है। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात आती है, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जिनके बिना दूसरे, मतलब हम अगर उस कमोडिटी को हम नहीं खरीदते हैं तो हम दूसरी कमोडिटी को भी नहीं खरीदेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, मार्केट डिमांड ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइजेस देन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन द कमोडिटी टेंड्स टू फॉल। तो उसकी जो कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी गिर जाती है, भाव भी गिर जाते हैं उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है, फिर वो भी नहीं खरीदा जाता है, मतलब वो परचेस करके फिर क्या करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल राइजेस, अगर है ना पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं तो डिमांड फॉर कार ऑल्सो टेंड्स टू फॉल। तो फिर है ना कार की डिमांड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, बंदा पेट्रोल के भाव को देख के डर जाएगा, घबरा जाएगा कि नहीं बाबा कार को लेकर फिर है ना ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, तो बेटर है ना कार चाहिए ही नहीं, पेट्रोल के तो भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, महंगी होते जा रहा है पेट्रोल, राइट। इससे अच्छा तो बाईसाइकिल खरीदो। तो जो जॉइंट, इसको कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड मतलब जॉइंट डिमांड होती है। तो जॉइंट डिमांड में क्या होता है, अगर एक चीज का भाव इंक्रीज हो जाता है तो दूसरे की डिमांड, जो दूसरा प्रोडक्ट उसका जो जॉइंट प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मोबाइल चार्जर हो गए, आप ले सकते हैं, या जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री उसमें ना अगर चाय पत्ती के भाव बढ़ गए तो फिर है ना बंदा चाय पत्ती भी नहीं खरीदेगा, तो चीनी भी कम लेगा, वो तो मिल्क का प्रोडक्ट जो है ना कंजम्पशन वो भी कम हो जाएगा, उसकी डिमांड भी फिर कम हो जाएगी। तो भाव का है ना एक दूसरे के भाव का फर्क पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में उनकी कमोडिटी डिमांड पे उसका असर होता है। क्वेश्चन मार्क में आ जाए तो वो सवालों में आ जाता है भाई खरीदना है कि नहीं खरीदना है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, किस तरीके का प्रोडक्ट है। तो इफ कमोडिटी इज नेसेसिटी, अगर है ना जरूरी है, जरूरत वाली चीज है, एंड इट्स यूज इज अनअवेलेबल, मतलब इसका एंड देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम, तो फिर उसकी जो डिमांड है वो सेम रहेगी, मतलब हम अवॉइड नहीं कर सकते, अगर हम उसे उसका जो यूज है वो अवॉइड नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे लिखना है यूज, इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, हमको लिखना है यूज इज अनअवॉइडेबल। थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया है, इसको थोड़ा सा करेक्शन में कर देती हूँ। तो जब उसका यूज है वो अनअवॉइडेबल है, मतलब हम उसे उसके यूज को अवॉइड नहीं कर सकते, हमको यूज करना ही पड़ेगा। जैसे मेडिसिन को लेके देख लो, अगर मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको डायबिटीज है और उसको मेडिसिन लेना जरूरी है, तो हम भले उसके भाव कम हो या उसके भाव ज्यादा हो तो भी वो मेडिसिन तो खाना ही पड़ेगा, तो उसको परचेस तो करना ही पड़ेगा। रेट कम में भी उसे खरीदना है और रेट अगर ज़्यादा है तो उस केस में भी उसको तो वो कमोडिटी तो उसको खरीदनी ही पड़ेगी। तो फिर हमें उसके अनअवॉइडेबल जो होती है कमोडिटी, तो उस केस में हमको भले भाव कम या भाव ज़्यादा उसका कोई असर नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज़ खरीदी ही जाती है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ प्रोडक्ट अनअवॉइडेबल है, अगर हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसका यूज अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड कंटिन्यू रहेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इट्स प्राइजेस, भले वो भाव बढ़े या कम हो। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर सॉल्ट, नमक भी, अगर नमक के बिना खाना टेस्टी नहीं लगता है, राइट। तो नमक के भाव कम हो या ज़्यादा हो, वो नमक तो खरीदना ही है, तो ये कंपलसरी प्रोडक्ट हो गया, नेसेसरी प्रोडक्ट हो गया, मेडिसिन वगैरह। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो डिटरमाइंस द डिमांड। तो इस तरीके से आपको इसका ये जो 4-5 पॉइंट्स है आपको लिख देने, खाली प्राइस ही खाली इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट होता है। इनकम, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ थर्ड वन, व्हेन प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल, मतलब गिवन गुड्स हम है ना इंफीरियर गुड्स को गिवन गुड्स भी बोलते हैं। द डिमांड फॉर इट इंक्रीजेस, क्या उसकी डिमांड इंक्रीज होती है? तो गलत है, उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होती है, वो डिक्रीज होती है। तो नो, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सेप्शंस ऑफ द, ये जो हमने इसके एक्सेप्शंस पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड के, राइट, हमने एक्सेप्शंस में हमने इसको पढ़ा था कि जो गिफन्स पैराडॉक्स है, मतलब वो इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स के बारे में बात है। अगर उसके जो प्राइस गिरते हैं तो उसकी डिमांड गिरती है, बढ़ती नहीं है।
यूजुअली जनरली बाकी प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि जब है ना प्राइस गिरते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन है ना जो गिफन गुड्स है उसमें ये नहीं है। गिफन गुड्स है जो इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी वाले गुड्स हो गए, भले उसके प्राइस गिरेंगे तो भी उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हमको लिखना आंसर नो, आई डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से डिसअग्री हूँ। सो रीजन में आपको लिखना है सर रॉबर्ट गिफिन। ये कौन था? तो ये फ्रॉम इंग्लैंड से था। नोटिस्ड दैट, उन्होंने नोटिस किया कि इन द केस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो इंफीरियर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको हम गिफन गुड्स भी कहते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड, यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ट्रू नहीं ठहरती है, इट डज नॉट होल्ड, सही नहीं ठहरती है, यहाँ पे डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन द प्राइस ऑफ गिफन गुड्स फॉल्स। जब है ना गिफन गुड्स के जो प्राइस है वो गिरते हैं, उसके जब प्राइस गिरते हैं तो उसके भाव भी क्या होते हैं, उसके प्राइस गिरने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज नहीं होती है, वो भी डिक्रीज ही होती है। तो व्हेन द प्राइस ऑफ गिफन गुड्स फॉल्स बायर्स रियल इनकम गेट्स इंक्रीज, बायर की जो रियल इनकम है मतलब वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। तो वो क्या करेगा, वो एज इसकी वजह से वो फिर है ना क्या करेगा, दूसरा प्रोडक्ट जो हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है सुपीरियर क्वालिटी पे जाएगा। सो एज इट अफेक्ट दे डिमांड मोर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी गुड्स, सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हेन द प्राइस ऑफ वनस्पति घी फॉल्स, वनस्पति घी यहाँ पे हम इंडिया में उसको डालडा घी भी मतलब वो ब्रांड के डालडा का ब्रांड से लोग अच्छे से जानते हैं, तो इट्स डिमांड रिमेन्स लेस, इसकी डिमांड लेस होती है। द डिमांड फॉर प्योर घी राइजेस, उल्टा है ना, प्योर घी की डिमांड है वो बढ़ जाती है। अगर है ना वनस्पति घी की प्राइस कम हो गई तो इसका मतलब नहीं कि बहुत सारा उसको खरीदेंगे, ठीक है। देन 10 फॉल इन प्राइस ऑफ गिफन गुड्स लीड्स टू फॉल इन देयर डिमांड, मतलब अगर उसके प्राइस गिर गए तो उसकी डिमांड भी गिर जाएगी। देयरफॉर गिफन गुड्स आर कंसिडर्ड एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज, तो इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इस थियोरी को हम बोलते हैं गिफन्स पैराडॉक्स बोलते हैं। एंड thus when the price of given goods falls the demand for it does not increase but it decreases, लेकिन ये डिक्रीज होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। आपको है ना नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसे ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड, तो आप लोगों को ये जो कॉलम है मार्केट डिमांड वाला वो ब्लैंक दिया हुआ है, तो आपको फिल करना है। तो आप कैसे उसे फिल करोगे, तो आपको यहाँ पे हिंट भी दिया है A + B + C, तो मतलब आपका 16 + 15 तो 31, 31 + 12 किया तो 43, तो यहाँ पे 43 आपका आंसर आना चाहिए। देन 12 + 11 कितना होता है, यहाँ पे 23, 23 + 10 किया तो 33, फिर 10 + 9 19, 19 + 8 किया तो 27 एंड 8 + 6 14, 14 + 4 किया तो 18। तो ये तो आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, डिमांड कर्व यहाँ पे ड्रॉ मार्केट डिमांड कर्व, आपको मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ करनी है बेस्ड ऑन द अबव मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये जो मार्केट डिमांड शेड्यूल दिया मतलब ये टेबल दी हुई है, तो इसके बेसिस पे आपको डिमांड कर्व मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम प्रेजेंट किया है, तो आप इसी के अकॉर्डिंगली आप एक्स एक्सिस पे मार्केट डिमांड क्वांटिटी आप ले लोगे किलोग्राम्स एंड ऑन वाई एक्सिस आप ले लोगे प्राइजेस ऑफ डिमांड, एंड यहाँ पे आपको ये जो स्क्वायर्स मल्टीपल्स लेना है 5 के, 5 का मल्टीपल्स ले लेना है, क्योंकि जो सारे भी हैं आपके जो नंबर्स है, आप अगर है ना 1 2 3 लेने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आपका डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 5 के मल्टीपल्स ले लो एंड अराउंड सम, जैसे आपका 18 है, पहला जो है उसमें क्या यहाँ पे क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है, तो यहाँ पे जब प्राइजेस है ना, यहाँ पे ये क्वांटिटी यहाँ पे सबसे लास्ट इससे चालू करते हैं, तो यहाँ पे 18 है, क्वांटिटी डिमांडेड 18 है और कितने प्राइस पे, तो 40 रुपीज पे। तो आपको यहाँ पर जब आप प्लॉट कर लोगे तो आप क्या करोगे, 18 यहाँ पे अराउंड 15 एंड 20 के बीच में 18 आएगा, तो यहाँ पे आप 18 का डॉट
यहाँ पे 18 ले लोगे अप्रॉक्सीमेट, और 18 और 40 तक आपको उसके प्राइस, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये आपका 40 रुपीज में क्वांटिटी डिमांडेड 18, ये मार्केट डिमांड का पहला पॉइंट आ गया। देन सेकेंड पॉइंट आप प्लॉट करोगे 27 जब ये 27 क्वांटिटी की डिमांड कब हुई, जब प्राइजेस गिर गए, फॉल हुए, प्राइजेस 35 होते हैं, डिमांड इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे 35 और आपको 35 से 25 एंड 30 के बीच में आपका 27 आएगा, मतलब अराउंड बीच में आपको कहीं यहाँ पे प्लॉट ले लेना है, और ये 27, तो ये आपका हो गया मार्केट डिमांड का सेकंड पॉइंट, जो है मार्केट डिमांड का होगा सेकंड पॉइंट, यहाँ पे प्लॉट करना है आपको। फिर उसके बाद में जो थर्ड है वो 30, तो 30 आपको 30 क्या है रुपीस, तो 30 रुपीस, तो प्राइस 30 है, तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, तो डिमांड इंक्रीज हो गई कहाँ तक आ गई 33 तक, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है लेकिन 33 तक आ गई, तो 30 एंड 35 के बीच में आपका 30 अराउंड, मतलब आसपास आपको 33 ले लेना है, तो यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट आ गया। एंड द फोर्थ आपका 25 रुपीज जब हो गया, क्वांटिटी का जो प्राइस है वो 25 रुपीज हो जाता है, तो डिमांड मोर इंक्रीज हो गई, तो वो 43 आ गई, तो 40 एंड 45 के बीच में 43, तो इस तरीके से, और फिर आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ पाएगी, तो थोड़ा कर्व चल जाएगा, तो ये कर्व है आपकी मार्केट डिमांड कर्व है, तो ये स्लोप डाउनवर्ड कर रही है, मतलब जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इस तरीके से आपको आपका डायग्राम प्रेजेंट कर देना है। खाली आपको यहाँ पे ड्रॉ डायग्राम बोला है, आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करने बोला है, तो आप ड्रॉ करके छोड़ सकते हो ना। सेकेंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला कि ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, आपको जो दिया हुआ डायग्राम है उसको ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो राइट में कौन सी डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, जब है ना इंक्रीज होती है डिमांड में, इंक्रीज इन डिमांड होता है तो हम राइट हैंड साइड में उसको शिफ्ट करते हैं। ये है ना जो डायग्राम है वो किस चीज को लेके, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे स्टिल रहते हैं, प्राइजेस रिमेन स्टिल, तो यहाँ पे प्राइसेस स्टिल है, कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड शिफ्ट कर रही है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जब ओरिजिनल डिमांड कब, ये डीडी है वो ओरिजिनल डिमांड कब है, तो डीडी से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रही है, तो मतलब D1 ये राइट हैंड साइड में है डिमांड का, तो इंक्रीज इन डिमांड, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। देन लेफ्ट हैंड साइड में जब शिफ्ट करती है तो उसको हम डिक्रीज इन डिमांड, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो ओरिजिनल डिमांड से लेफ्ट साइड में जब डिमांड कर्व शिफ्ट करती है, प्राइस सेम रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं, तो उसे D2 ये क्या है, ये डिक्रीज इन डिमांड है, तो आपको यहाँ पे लिखना है डिक्रीज इन डिमांड। हम डायग्राम को ऑब्जर्व करके आपको आंसर देना है। नाउ प्राइस रिमेन्स, तो प्राइस रिमेन्स यहाँ पे ओपी, ये प्राइस कांस्टेंट रह रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ओपी है, प्राइस रिमेन्स, यहाँ पे हम कांस्टेंट वर्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे साथ में आपको कांस्टेंट भी लिख लेना है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे हमको इसका कांस्टेंट वर्ड भी लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि प्राइस रिमेन्स ओपी, ओपी मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है प्राइसेस में, प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आने वाला है, वो कांस्टेंट ही रहने वाले हैं, जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, यहाँ पे बेटर कि आप है ना कांस्टेंट वर्ड भी आप है ना टाइप कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड भी आप लोगों ने लिख लेना है, क्योंकि प्राइजेस में है ना यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, प्राइजेस सेम रहने वाले हैं, तो उसके लिए हम प्राइजेस रिमेन कांस्टेंट आपको लिख लेना है कि प्राइजेस रिमेन कांस्टेंट। अगर मैंने मिस कर दिया फिर आप लोगों ने नहीं लिखा, तो इसलिए इट इज़ बेटर कि मैं आप लोगों को ये प्रेजेंट ही कर दूं कि आप प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट भी आपको लिख लेना है। एंड देन यहाँ पे जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर, ये किसके अंडर में आता है, तो ये टाइप्स किसके हैं, तो ये चेंज इन डिमांड के टाइप्स है, चेंजेस इन डिमांड के टाइप्स है, तो आपको लिख लेना है चेंज इन डिमांड, तो आपको फिल करना है चेंज इन डिमांड। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्सप्लेन द डायग्राम्स, आपको डायग्राम्स को फिर एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द डायग्राम, आपको टेक्सचुअल में यहाँ पे हिंट दिए हुए हैं और आपको जस्ट इसका एक तरीके से फिल ही करना है, आपको डायग्राम पूरा का पूरा यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना है। एग्जाम में जब आपको एक्सप्लेन द डायग्राम बोला तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली जितने क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला
डायग्राम ए रिप्रेजेंट्स डैश इन डिमांड। तो ये जो डायग्राम ए है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप देखिए यहाँ पे जब प्राइस गिर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो ये कौन से केस में होता है? ये एक्सपेंशन इन डिमांड में होता है। हमने वेरिएशंस पढ़े हैं डिमांड के, राइट? तो उसमें एक्सपेंशन इन डिमांड में ऐसा होता है कि जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायग्राम ए रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन इन डिमांड। और डायग्राम बी में आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे डायग्राम बी रिप्रेजेंट्स क्या, जब भी है ना प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। देखो एरो अपवर्ड जा रहा है, एरो अपवर्ड जा रहा है मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है। एरो अपवर्ड जा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। आप देखिए ये जो एरो है ना वो किसकी, वो ओरिजिन की टूवर्ड्स आ रहा है, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है। एरो लेफ्ट हैंड साइड में उसका फेसिंग है, तो मतलब डिमांड क्या हो रही है? यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो डिमांड, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो हम लिखेंगे डायग्राम बी रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। नाउ सेकेंड यहाँ पे जो दिया है वो क्या, इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज, जो डिमांड कर्व का मूवमेंट है इज इन डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड है, ये यहाँ पे एरो भी है ना डाउनवर्ड में ही है। आप ध्यान से जब फिगर को देखोगे, टेक्स्ट बुक में फिगर देखो तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट हमारा लेफ्ट से डाउनवर्ड कर रहा है, राइट साइड में मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमको लिखना है इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देन यहाँ पे बी में क्या लिखना है आपको, इन डायग्राम बी मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन अपवर्ड। ये कहाँ पे जा रहा है? तो अपवर्ड, ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है जब क्वांटिटी डिक्रीज होती है, राइट? क्वांटिटी डिक्रीज होती है कब होती है? जब प्राइस इंक्रीज होते हैं। ये डॉट डॉट डॉट, ये जो नॉन रिकरिंग, ये जो रिकरिंग लाइन है, राइट? तो यहाँ पे ये प्राइस जब इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या कहाँ मूव करता है? तो ये राइट टू लेफ्ट में मूव करता है, राइट टू लेफ्ट में, अपवर्ड साइड में। तो हमको यहाँ पे लिखना है डायग्राम बी मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे है आंसर इन डिटेल। तो आंसर इन डिटेल में स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस। विथ एक्सेप्शंस हमको एक्सप्लेन करने हैं। तो एक्सेप्शन सारे के सारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से, मैंने थियोरी में एक्सप्लेन किया, क्विक आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे देती हूँ। आंसर 1 अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शन। पहले तो आपको है ना जस्ट मीनिंग लिख देना कि हाँ स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख देना है, ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ हुआ। आप एक स्टेटमेंट आप डिमांड की भी डेफिनेशन जो मीनिंग लिख दोगे तो वो भी बेटर होगा कि आप डिमांड का भी, कि इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब कांस्टेंट, द अमाउंट डिमांडेड राइजेस with a fall in price and diminishes with rise in price. The following are the exceptions to the law of demand. तो exceptions to the law of demand में सबसे पहले गिब्सन्स पैराडॉक्स। तो गिब्सन्स पैराडॉक्स में इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी के, जो लो क्वालिटी के, पुअर क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स। जब उनके प्राइस गिरते हैं तो भी उनकी डिमांड इंक्रीज नहीं होती है, और एट द सेम टाइम जब डिमांड डिक्रीज होती है व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल, बल्कि उनकी जो डिमांड है वो उल्टा डिक्रीज होती है विद द फॉल इन प्राइस। सो अल्फ्रेड मार्शल रॉबर्ट गिफिन का क्या कहना है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने पब्लिक का बिहेवियर ऑब्जर्व किया इंग्लैंड में इन रिलेशन टू ब्रेड को लेकर। ही नोटेड दैट, उन्होंने नोटिस किया कि व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन, जब ये ना ब्रेड के भाव गिर गए, डिक्लाइन हो गए, तो पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन देयर रियल इनकम। वो रियल इनकम में इंक्रीज की वजह से और डिड नॉट बाय, उन्होंने ज़्यादा उसको परचेस नहीं किया, और परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई तो उन्होंने उसको ज़्यादा परचेस किया, ऐसा नहीं है, बल्कि दे प्रेफर टू बाय सुपीरियर गुड लाइक मीट। तो उन्होंने ना महंगा वाला सुपीरियर गुड मीट और चिकन वगैरह, उन्होंने हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उन्होंने खरीदे। दिस इज नोन एज गिब्सन्स पैराडॉक्स, तो इसे गिब्सन्स पैराडॉक्स बोला जाता है। ये फिनोमेनन गिब्सन के द्वारा दिया गया है, इसीलिए इसे गिब्सन्स पैराडॉक्स बोला जाता है। इंफीरियर गुड्स है उन्हें हम गिब्सन्स गुड्स भी बोलते हैं।
नाउ सेकंड, प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स मतलब महंगे वाले गुड्स। तो महंगे वाले गुड्स रिच लोगों की निशानी होती है, एक्सपेंसिव गुड्स। तो एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, लग्जरी कार हो गई, पॉश बंगलो हो गया, तो ये स्टेटस का सिंबल है। और दीज गुड्स आर कंसिडर्ड एज प्रेस्टीज गुड्स, स्टेटस हम स्टैंडर्ड गुड्स हो गए ये। सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट, जो है ना अमीर लोग हैं वो ज्यादा खरीदते हैं इन प्रोडक्ट्स को, भले उनकी प्राइसेस हाई होती है तो भी वो ज्यादा खरीदते हैं। तो ये है ना क्या हो गया, ये लॉ के अगेंस्ट हो गया। ये जो लॉ ऑफ डिमांड जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, तो ये वहां पे है ना सही नहीं ठहरता है। ये प्रेस्टीज गुड्स वाला जो है वो सही नहीं ठहरता है, ये उसको ब्रेक करता है, उस रूल को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो इसे हम एक्सेप्शंस बोलते हैं ना। थर्ड वन इज स्पेकुलेशन। नाउ कुछ कंज्यूमर्स है जो एंटिसिपेट करते हैं फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, नए आने वाले मतलब फ्यूचर में वो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कमोडिटी के भाव गिर जाएंगे, वो एंटिसिपेट कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस कमोडिटी द डिमांड फॉर द कमोडिटी इन क्वेश्चन फॉल्स, तो फिर वो है ना एट द प्रेजेंट प्राइस, तो आज के जो भाव है उसमें उसकी डिमांड कम होगी। और ये वाइजे वर्सा है, अगर वो एंटिसिपेट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सोचता है कि और प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो एट प्रेजेंट जो प्राइस है उसमें भी है ना बंदा खरीद लेता है। तो सिमिलरली कंज्यूमर एंटिसिपेट अ राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, सो द डिमांड इन क्वेश्चन राइजेस एट द प्रेजेंट प्राइस। एट प्रेजेंट प्राइस पर भी वो है ना उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वो इन कमोडिटी को बाय करेगा, महंगे प्राइस में भी बाय करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि आगे जाके और भाव बढ़ने वाला है तो वो खरीद के रख लेगा। तो इसे स्पेकुलेशन। फिर प्राइस इल्यूशन, ये भी एक एक्सेप्शन हो गया लॉ का। तो कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूशन, एक इल्यूशन होता है उनके माइंड में, एक भ्रम बना रहता है कि दैट हाई प्राइस वाले जो गुड्स होते हैं वो बेटर क्वालिटी के होते हैं। वो आप और हम भी ब्रांडेड में ज्यादा जाते हैं ना, भले उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़े। तो देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद अ राइज इन देयर प्राइसेस, उनके प्राइस बढ़ते हैं, भाव बढ़ते हैं तो भी वो खरीद लेते हैं उन चीजों को। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, आर डिमांडेड इवन एट अ हाई प्राइस, वो हाई प्राइसेस पे भी उनकी डिमांड होती है, बढ़ती है। नाउ इग्नोरेंस, कभी कभी क्या होता है बंदे को नॉलेज नहीं होता है मार्केट में, भाव ताव करता नहीं है, वो एक जगह पे गया वहीं से खरीद लिया, भले महंगे हो चाहे सस्ते हो, तो उसको अंदाजा नहीं होता है, वो मार्केट में स्ट्रेटेजी, उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता नहीं है, बायर गया खरीद लिया हो गया काम। तो वो कभी कभी बोलते हैं ना कि लुटवा के आ गए, आपको तो कुछ अंदाजा नहीं था क्या इसके प्राइसेस क्या थे। तो यहाँ पे इग्नोरेंट रहता है, तो समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस, महंगे भाव में भी है ना ज्यादा कमोडिटी खरीद लेते हैं। दिस में हैपन व्हेन द कंज्यूमर इज इग्नोरेंट टाइप का होता है अबाउट द प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी, जब उसको किसी कमोडिटी के प्राइसेस दूसरे प्लेसेस पे क्या है, कौन से जगह पे सस्ते भाव में मिलते हैं, क्या प्राइसेस है, तो वो खरीद लेता है। तो वो इग्नोरेंट बंदा कस्टमर खरीद लेता है। नाउ हैबिचुअल गुड्स कौन से होते हैं, तो ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन, आदत होती है, उसके बिना रह नहीं सकते। लाइक सर्टेन गुड्स लाइक टी हो गया, टबैको हो गया, तंबाकू वगैरह जो लोग खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, इस परचेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी उनको जरूरत है वो उतनी तो खरीदेंगे इवन एट अ हायर प्राइस, भले उसके भाव महंगे हो। सो इन ऑल दिस केसेस, तो ये सब जो केसेस है, हैबिचुअल गुड्स, इग्नोरेंस, देन फिर प्राइस इल्यूशन हुआ, फिर स्पेकुलेशन हुआ, प्रेस्टीज गुड्स हो गए, गिब्सन्स पैराडॉक्स हो गए, तो ये सब एक्सेप्शंस है लॉ के। सो इन ऑल दिस केसेस द लॉ ऑफ डिमांड बिकम्स इनएप्लीकेबल। एक्सेप्शंस मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है लॉ ऑफ डिमांड, जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है वो लॉ, यहाँ पे वो स्टेटमेंट ऑफ लॉ यहाँ पे सही नहीं ठहरता है, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज एक्सेप्शंस। तो इसीलिए इनको हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। सो द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को, यहाँ पे इन दिस डायग्राम ये जो y एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइसेस को, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, एंड एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वो क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व है ये अपवर्ड स्लोप कर रही है, क्योंकि ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये एरो अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड ये डी स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में अपवर्ड स्लोप कर रही है। तो इसे एक्सेप्शनल डिमांड कर्व बोलते हैं, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। तो इसको आपको इन जनरली आपको इसका थोड़ा स्टेटमेंट भी लिख देना है कि इन दिस डायग्राम
y axis represents the price of commodity and x axis represents the demand of commodity x. From the diagram it can be seen that the exceptional demand curve, that is dd, जो हमने अभी देखा dd है वो upward slope कर रही है, तो upwards from left to right. इन एक्सेप्शनल केसेस द प्राइस एंड डिमांड आर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक्सेप्शनल केसेस में. अदरवाइज है ना, जो प्राइस एंड जो डिमांड होती है वो इनवर्सली रिलेट करते हैं, मतलब अपोजिट. अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ और प्राइस घट गए तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है. कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर प्राइस बढ़े तो डिमांड बढ़ रही है और प्राइस घटे तो डिमांड घट रही है. तो ये है ना एक्सेप्शनल केसेस में इस तरीके से होता है. तो ये एक्सेप्शनल का जो क्वेश्चन है ये है ना, कम से कम ये जो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये कम से कम 5 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. 5 बार ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. इवन एजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड भी प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं. तो वो आपके इसमें क्या बोलते हैं, आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है assumptions to the law of demand, लेकिन आपको वो अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करना है. इसीलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोल रही हूँ टेक्स्ट बुक रीड करो, और इसीलिए मैं मेरा एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने टेक्स्ट बुक रख के ही देती हूँ ताकि आपको सारे कंटेंट पता हो कि क्या क्या हमारे टेक्स्ट बुक में कंटेंट है. यूजुअली कॉलेज में बच्चे जल्दी से टेक्स्ट बुक खोलते नहीं है, वही सबसे बड़ी फॉल्ट होती है हमारी. वहीं पे हम मार्क्स इसीलिए थ्योरी में लूज कर जाते हैं. भले हम अकाउंट्स में टॉप कर जाते हैं, हम मैथ्स में टॉप कर जाते हैं, मैथ्स स्टूडेंट्स, लेकिन है ना जो थ्योरी में इंटरेस्ट कम लेते हैं तो उनके मार्क्स वहाँ कम हो जाते हैं और फिर उनके परसेंटेज डाउन हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड. तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो आपको है ना यहाँ पे भी आप है ना डिमांड की डेफिनेशन दे दोगे तो मतलब जो डिमांड का मीनिंग लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. ये वाला क्वेश्चन भी है ना 4 से 5 बार बोर्ड एग्जाम में, मतलब मार्च 2020 में भी पूछा गया था, अक्टूबर 2015, मार्च 2015, मार्च 2014 में भी पूछा गया था. तो इन इकोनॉमिक्स आपको लिख देना है, डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. The following are the demand for goods is determined by the following factors. तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, प्राइस. तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स प्राइस. नॉर्मली एट हायर प्राइस द डिमांड इज लेस एंड एट लोअर प्राइस it is more. Its demand is more. Thus demand varies inversely with the price of a commodity. Price of a commodity से ये opposite में चलती है, inversely मतलब indirectly related with the price. Demand and price is indirectly related. Now second, income determines, इनकम का मतलब द परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर. अगर किसी की सैलरी इनकम ज्यादा बढ़ती है तो राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड, तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. एंड अगर इनकम फॉल करती है तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड भी कम हो जाएगी. नाउ थर्ड वन इज व्हाट, प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. तो मार्केट डिमांड ऑल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट्स. इफ द सब्सटीट्यूट इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस, अगर सब्सटीट्यूट गुड है ना कम भाव में मिल रहे हैं या उसके इक्वल भाव में भी मिल रहे हैं तो भी बंदा है ना फिर सब्सटीट्यूट गुड को हाई जो क्वालिटी वाला गुड है उसको खरीदेगा. सो पीपल डिमांड द सब्सटीट्यूट गुड्स इन ग्रेटर क्वांटिटीज देन द कमोडिटी. जो वो पहले जो कमोडिटी लेता था फिर उसके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि भाई नहीं लेना है, इसके भाव बढ़ गए, इससे अच्छा है ना शुगर से अच्छा है ना जैगरी ले लेते हैं. जब भाव ही एक जैसे हो गए हैं तो फिर गुड़ क्यों ना खाना. तो फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ अ टी फॉल्स, डिमांड फॉर कॉफी टेंड्स टू, यहाँ पे डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज, इट विल राइज, इट विल इंक्रीज. तो वहाँ पे क्या होगा, अगर डिमांड फॉर टी, चाय पत्ती की अगर भाव बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा, डिमांड फॉर कॉफी वो है बढ़ जाएगी, टेंड्स टू राइज. नाउ फोर्थ वन इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस तरीके का प्रोडक्ट है उस पर भी डिपेंड करता है. इफ कमोडिटी इज नेसेसिटी, मतलब कमोडिटी को खरीदना बहुत जरूरी है एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, अगर उसका यूज अनअवॉइडेबल है, उसका यूज हमको करना ही है, हम उसको टाल नहीं सकते हैं, उसको मना नहीं कर सकते हैं, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम
इरेस्पेक्टिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस, भले वो भाव महंगे हो चाहे सस्ते हो, फिर वो खरीदना है मतलब खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डायबिटिक पेशेंट है तो उसको डायबिटीज की टेबलेट्स लेनी है तो मतलब लेनी पड़ती है। देन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो डिमांड चेंजेस विद द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक कार एंड पेट्रोल। और इसका आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, तो वो ऑलवेज यूज टुगेदर, जिन्हें हम ऑलवेज है ना एक साथ यूज करते हैं, टुगेदर यूज करते हैं, जॉइंटली यूज किया जाता है। नाउ साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर कमोडिटी एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलर विल बी द डिमांड फॉर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ले लो, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे है ना कमोडिटी की डिमांड ज्यादा होगी। ऑस्ट्रेलिया की जो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो कम है तो वहां पे डिमांड कम होगी। नाउ एक्सेप्शंस अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस को एक्सपेक्टेशन सॉरी अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस, अगर वो देखता है कि हाँ आगे जाके भाव बढ़ने वाले हैं नियर फ्यूचर में, दे विल डिमांड मोर एट प्रेजेंट प्राइस, तो वो आज जो प्राइस चल रहे हैं उसी प्राइस में फिर वो कमोडिटी खरीद लेगा। सिमिलरली अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं तो फिर वो है ना उसकी जो परचेसिंग है वो भी कम होगी, वो बाय नहीं करेगा प्रोडक्ट, वो वेट करेगा फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। देन एडवर्टीजमेंट, नाउअडेज हमको सबको पता है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो द मार्केट डिमांड फॉर गुड्स एंड उसकी जो सर्विसेज है वो एडवर्टीजमेंट पे भी बहुत एडवर्टीजमेंट के का भी उस पर बहुत बड़ा असर होता है। गेट्स हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट एंड अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज, तो अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट होता है, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स होते हैं, इफेक्टिव सेल्समैनशिप होती है, तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर टूथब्रश, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। अभी देखो ना हम दिवाली वगैरह पास में आती है तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिग बिलियन डे सेल लगती है फ्लिपकार्ट पे सब और अमेजोन पे कितने सारे सेल लगते हैं, तो हम लोग है ना अननेसेसरी के प्रोडक्ट्स भी खरीद लेते हैं, तो बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट ही होता है वो, राइट। तो डिमांड का उस पर एडवर्टीजमेंट का भी असर होता है। नाउ टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन, तो टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन हैबिट इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड। इफ पीपल इज हैबिचुएटेड, अगर वो हैबिचुएटेड है किसी चीज की आदत है उसे कंजम्पशन करने की, दे विल नॉट गिव अप सच हैबिट्स इजीली, तो जल्दी से नहीं छोड़ते। जैसे डिमांड फॉर लिकर, अभी देखो ना लॉकडाउन में भी है ना लोग जब है ना ये लिकर शॉप स्टार्ट हो गए थे, राइट, तो लोग कैसे टूट पड़े थे। तो ये जिनको आदत होती है वो लोग छोड़ते नहीं है। सिगरेट से पीने वाले लोग हो गए, चाय पीने वाले लोग हो गए, तो आदत से मजबूर है तो उनके लिए भले वो प्रोडक्ट महंगे हो जाए लेकिन उनको जितनी जरूरत है उतने तो वो खरीदेंगे। समटाइम्स फैशन चेंज द एटीट्यूड, कुछ कभी कभी क्या होता है कि फैशन अगर फैशन चेंज हो जाती है, अगर प्रेफरेंसेस लोगों की चॉइस, कंज्यूमर की चॉइस चेंज हो जाती है तो फिर उस कमोडिटी की डिमांड भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, तो विच इन टर्न चेंजेस द मार्केट डिमांड। नाउ 10th वन इज व्हाट, लेवल ऑफ टैक्सेशन, तो टैक्सेशन का भी बहुत बड़ा असर होता है कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लेवी किया है किसी प्रोडक्ट पे, तो हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इन टर्न वुड रिजल्ट इन द डिक्रीज इन डिमांड, फिर उससे डिमांड डिक्रीज हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड वाइस वर्सा, अगर टैक्स रेट कम होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, जैसे फ्लड, बाढ़ आ गई, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, अर्थ के अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, देन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा, तो अदर फैक्टर, ये सारे जो फैक्टर्स है वो भी क्या करते हैं, डिमांड जो प्रोडक्ट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है उस पर अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारी, आई होप आप लोगों को समझ में आया है, और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की हैबिट डालो और शब्दों के अर्थ समझो, मीनिंग समझो। ऐसे ही आप लिख नहीं सकते हो, आपको रीडिंग, मोर एंड मोर रीडिंग, राइटिंग, हर तरीके से आपको अपने आप को डेवलप करना है, अच्छे परसेंटेज लाना है, तैयारी करनी है, अभी शुरुआत कर देनी है बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। ढीले ढाले होके नहीं बैठना है, भले कॉलेजेस चालू नहीं है लेकिन आप लोगों को अपना काम करते रहना है, राइट, क्योंकि आफ्टर ऑल करियर आप लोगों का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।